करते हैं। जैसे कि एक आदमी रहता है, उसके पास बहुत सारा पैसा रहता है, इतना पैसा रहता है कि पूछो मत, लेकिन मन में शांति नहीं रहती है। तो क्या बोलता है, मन में शांति होनी चाहिए, इसके लिए कुछ तो करना चाहिए। तो क्या करता है, सब पैसा एक बैग में डालता है और निकलता है शांति ढूंढने के लिए, मन को शांति मिलनी चाहिए। तो एक बाबा जी के पास जाता है, बाबा जी को बोलता है, बाबा जी इस बैग में बहुत सारा पैसा है, ये पैसा आप ले लीजिए, लेकिन मेरे मन को शांति मिलनी चाहिए। अभी बाबा जी बोलता है, हम तो सन्यासी आदमी, हम लोग पैसा लेके क्या करेंगे, तो एक काम कर, मैं तुझे कुछ रास्ते बताता हूँ, वैसे तू कर। वो कुछ रास्ते बताते हैं, लेकिन फिर भी उसको मन की शांति नहीं मिलती। फिर वो दूसरे बाबा के पास जाता है, तीसरे बाबा के पास जाता है। जनरली अपने लोगों को आदत है ना, एक डॉक्टर से अगर आराम नहीं मिला तो हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। तो उसी तरह दूसरे बाबा के पास जाकर बोलता है कि मेरे पास पैसा बहुत है, ये पैसा आप रख लो, लेकिन कुछ ऐसा बताओ जिससे मेरे मन को शांति मिल सके। तो वो बोलता है, ठीक है, एक काम कर, मैं तुझे बोलता हूँ वैसे तू कर। फॉर एग्जाम्पल, कबूतरों को दाना डाल, गाय को चारा खिला, चींटी को शुगर खिला, ऐसे कुछ उपाय बता रहा है। उसके बावजूद भी उसके मन को शांति नहीं मिलती है। अभी फिर से निकलता है कि मन को शांति नहीं मिली, कुछ तो करना चाहिए। फिर एक बाबा जी से मिलता है, तो बाबा जी बोलते हैं, भाई ये हमसे तो नहीं होगा, तो एक काम कर, हमारे सबसे बड़े बाबा है, वो हिमालय में बैठते, तू उधर जा, वो तुझे इसके बारे में बताएंगे। तो हिमालय में जाता है, बोलता है, बाबा ये सब पैसे रखो और मुझे कुछ ऐसा बताओ जिससे मेरे मन को शांति मिल सके। अभी बाबा जी भी सोचने लगे, क्या बताओ। बाद में बाबा जी बोलते, ठीक है, मैं इसके ऊपर तुम्हें रास्ता बताता हूँ, ये पैसा इधर रख, मैं मंत्र बोलूंगा, तू आंख बंद करके खाली सुनना है, हाँ, लेकिन आंख खोलनी नहीं है। बोलता है, इससे शांति मिलेगी? बोलते हाँ मिलेगी। तो पैसा वहां पे रखता है, ये बंदा भी आंख बंद करता है, बाबा जी भी आंख बंद करके मंत्र बोलना चालू होता है। कुछ देर के बाद बाबा जी का आवाज आना बंद होता है। ये आदमी फिर भी सुनता है कि बाबा जी आप भी बोलेंगे, बाद में बोलेंगे, आप भी बोलेंगे, बाद में बोलेंगे। थोड़ी देर के बाद आंख खोल के देखता है तो क्या, बाबा जी भी नहीं है और पैसे का बैग भी नहीं है। वो बहुत रोता है, बहुत रोता है। अभी सोचो, जिसका इतना सारा पैसा अगर गुम होता है या फिर चला जाता है, वो आदमी रोएगा ना। रोते 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 वो उधर ही सो जाता है। एक बात है, रोने के बाद नींद बहुत अच्छी आती है। जैसे कि बचपन में हमारे माँ बाप हमें मारते थे ना, तो हम रोते थे और बाद में बहुत अच्छे थे, सो जाते थे। तो आदमी वही सो जाता है। कुछ देर के बाद जब वो नींद से उठता है तो देखता है, वो जिस पेड़ के नीचे सोया था उसकी पैसे से भरी हुई बैग उसके बाजू में ही। वो बैग को उठाता है और गले लगाता है। कभी भी हमारा खोया हुआ पैसा मिलता है तो मन को क्या मिलती है, शांति मिलती है। वो बाबा जी पेड़ से नीचे आते, बोलते बेटा अभी कैसा लग रहा है? बोलता बाबा जी मन को बहुत शांति मिली। कहने की बात यह है, पैसा हो, रिलेशन हो या फिर टाइम हो, जब भी वो हमारे पास रहते तो हमें उसकी वैल्यू नहीं रहती है। तो इसके लिए जब भी कभी इन सारी चीजें अपने पास है तो उसकी वैल्यू करना हमें सीखना चाहिए। देखो क्या सही है क्या बुरा, ये बात की बात है, लेकिन वो वैल्यू है तो उसको हमें संभालना चाहिए या फिर संभाल के रखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, अगर उसमें हम बदलाव नहीं लाएंगे तो आगे चल के प्रॉब्लम होता है। जैसे कि बदलाव की बात करेंगे ना, ये जो निर्णय था ना मन की शांति के लिए, ये हर एक के इसमें अलग अलग हो सकता है। किसी को पैसा लेके शांति आ सकती है, किसी को दान करके भी शांति मिल सकती है, अलग अलग इसका ये हो सकता है। लेकिन बदलाव जरूरी है। फिर वो बदलाव जिंदगी के बारे में हो या फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में, बराबर है। हर एक चीज हर एक के लिए बराबर नहीं हो सकती। जैसे कि हमारे दादा जो पैटर्न इन्वेस्टमेंट का यूज करते थे, हो सकता है शायद वो हमारे लिए सही ना हो, या फिर हम जो पैटर्न इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं हो सकता है वो हमारे बच्चों के बारे में सही ना हो। लेकिन बदलाव तो वो आना चाहिए। अगर बदलाव नहीं रहेगा तो फिर मुश्किल हो सकती है। तो उसी तरह इन्वेस्टमेंट में भी बदलाव हमें लाना चाहिए। अभी ये सब हम जो काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वेल्थ क्रिएशन करने के लिए, बराबर है। अभी वेल्थ क्रिएशन करने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। किसी को इंश्योरेंस अच्छा लगेगा, किसी को एफडी अच्छी लगेगी, ये हर एक का अपना अपना व्यू है।
और इसमें कोई गलत बात नहीं है, या फिर मैं नहीं ये बोलूंगा कि ये गलत है ये सही है, या फिर मैं जो बता रहा हूं वही सही है, नहीं, हर एक का अपना अपना व्यू हो सकता है। जैसे कि अगर हमें वेल्थ क्रिएट करनी है, बराबर, तो वेल्थ क्रिएट करने के लिए 5 मंत्र है। ये 5 मंत्र सिर्फ ये वेल्थ क्रिएट करने के लिए नहीं रहेगा, ये हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी, जो हमारे रिलेशनशिप है, उसके बारे में भी ये बहुत जरूरी है, और ये मंत्र हमारे निजी लाइफ में भी बहुत जरूरी है। अभी वो पहले मंत्र कौन से है या फिर ये 5 मंत्र कौन से, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला है माइंड सेट। आपका माइंड सेट क्या है, इसके ऊपर सबसे, मतलब ये जो पूरा इन्वेस्टमेंट का जो माहौल है, ये इसके ऊपर जुड़ा हुआ है। आपका माइंड सेट क्या है? आपने एक स्लोगन देखा होगा, कहां पे देखा होगा बताइए? बुरी नजर वाले तेरा, बुरी नजर वाले तेरा। अच्छा, कहां पे देखा है आपने? गाड़ी के पीछे, मतलब आमतौर पे ट्रक के पीछे। अच्छा, कभी मर्सिडीज पे देखा है क्या? मान लीजिए आप बाइक से जा रहे हैं, आपके सामने मर्सिडीज भी है और बाजू में ट्रक भी है, तो अगर आपको नजर लगाना रहेगा तो आप किसको लगाएंगे? लेकिन लिखता कौन है? बराबर है। अब इसको क्या लिखना है, वो हर एक का अपना अपना व्यू है और हर एक का अपना अपना माइंडसेट है। उसी तरह अपना माइंडसेट भी क्लियर होना चाहिए। आपने देखा होगा किसी किसी गाड़ी के नीचे जूते भी लगा रहे थे छोटे से। किधर, कौन से गाड़ी पे लगा रहे थे? लॉरी पे। कभी जूते खाने का टाइम है तो ज्यादा जूता कौन खाता है? लॉरी वाला। मर्सिडीज वाले को कभी देखा है कैसे जूता खाते हुए? ये अपना अपना माइंडसेट है। तो हमारा अगर माइंडसेट अच्छा रहेगा, या फिर हम वेल्थ क्रिएशन के बारे में माइंडसेट अगर क्लियर करते हैं, तो फिर ये काम आगे हो सकता है। अगर माइंडसेट ही नहीं है तो आप कुछ भी करो, कुछ नहीं। वो कहते हैं ना, झोपलेल्याला उठवणं सोपं आहे, पण जो झोपेचं सोंग घेतो त्याला उठवणं कठिन। तो सबसे पहले अपना माइंडसेट जो है वो क्लियर होना चाहिए। फिर वो माइंडसेट हो सकता है पैसे के बारे में, नो डाउट आज हम बात करेंगे पैसे के बारे में, अगर हम इकट्ठा है तो पैसे के बारे में बात करेंगे, लेकिन यही माइंडसेट हमारे पर्सनल लाइफ में रिलेशन के साथ भी बहुत जरूरी होता है। उसी तरह माइंडसेट तो फिक्स हो गया, बराबर है, वेल्थ क्रिएट करना है, लेकिन किसके लिए करना है, तो वो गोल होना चाहिए, बराबर कि नहीं? अभी आप में से कोई बताइए, अगर इंडिया में कहीं घूमने जाना हो तो हम कहां जा सकते? कोई भी प्लेस, केरला, केरला, बराबर। अच्छा, केरला में जाना रहेगा तो उसके लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी? ट्रेन का बुकिंग करना पड़ेगा, बराबर, ट्रेन का बुकिंग, दूसरा प्लेन का बुकिंग, प्लेन का बुकिंग, होटल और शॉपिंग, मतलब वहां के माहौल के हिसाब से कपड़े रहेंगे, बराबर ना? ये सब। अच्छा, ये बुकिंग कभी करेंगे आप? इन एडवांस। इन एडवांस कितने दिन पहले या कितने महीने पहले? 1-2 महीने पहले करना पड़ेगा। 2-3 महीने पहले, क्योंकि बुकिंग भी मिलना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम 3 दिन के लिए घूमने जाते हैं तो उसके लिए हम 3 महीने पहले प्लानिंग करते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी के जो गोल है उसके बारे में हम प्लानिंग कब करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, हमारे बच्चे हैं, उनकी शादी हो सकती है, आने वाले कुछ सालों में उनकी शादी भी होने वाली है, उनकी पढ़ाई का भी खर्चा है, तो ये 15-20 साल का है ना आपका गोल, तो उसकी तैयारी कब करोगे आप? जबकि आपको गोवा जाना है, केरला जाना है, तो उसके लिए 3 महीने पहले तैयारी करते हो, लेकिन जब आपको पता है कि 15-20 साल के बाद आपके ये गोल आने वाले हैं, तो उसकी तैयारी कभी करोगे? अभी बहुत सारे बोलेंगे भाई जब भी होगा तभी, समय आएगा तभी देखेंगे। अच्छी बात है, मतलब कोई लोग बोलते हैं समय आता है आएगा तभी देखेंगे, अच्छी बात है, लेकिन अगर समय आ ही गया, अगर समय ना आया तो अच्छी बात है, लेकिन समय आ गया और आपकी तैयारी नहीं रहेगी तो क्या? प्रॉब्लम उधर ही है ना, बराबर है? तो ऐसे अपने क्या गोल हो सकते हैं? आपका रिटायरमेंट का भी गोल हो सकता है, हो सकता है, होना ही चाहिए, वो गोल भी होना ही चाहिए, जबकि आमतौर पे हम उसके बारे में ध्यान
नहीं दे रहे, तो अपना गोल हमें सेट करना है। अपनी लाइफ में कौन कौन से गोल है ये हमें देखना है। देखिए ये छोटी छोटी बातें हैं जिसके ऊपर हम कभी गौर नहीं करते। बच्चा अभी पैदा हुआ है, 1-2 साल, 3-4, 5 साल, हाँ अच्छा है, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो उसकी काबिलियत से बनेगा, लेकिन वो बनने के लिए 15-20 साल के बाद जो फंड लगेगा ना, तो उसकी तैयारी आप कभी से करोगे, अभी से। तो ये आपका गोल बराबर है। अब ये गोल तो हो गया, अभी आगे जाके क्या है ना, सिर्फ गोल किया तो बात खत्म हुई नहीं, उसके लिए आपका सर्कल भी वैसा जरूरी है। अभी आप सब यहाँ पर जो बैठे हैं ना, उस सर्कल की वजह से देखिए ना, आपको किसी ने मेरा नाम दिया होगा, किसी ने तो किसी का बताया होगा, नहीं SIP करना है, इंश्योरेंस भी करना है, मेडिक्लेम भी करना है, इनसे निकल। ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ सर्कल, बराबर ना। गौतम बुद्ध जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, निगेटिव माइंडसेट रहेगा ना तो पॉजिटिव काम होगा ही नहीं, कितना भी अच्छा करवा दो, मन में यहां से निगेटिव बातें आ रही है तो आपके पास से कभी भी पॉजिटिव काम नहीं होगा। और जो हैप्पीनेस माइंड रहेगा, जो हैप्पीनेस माइंड है वही प्रोडक्टिव काम करेगा। ये समझने की बात है। मान लीजिए आप खा रहे काजू पिस्ता बादाम और टीवी पे देख रहे 100 लोगों की मौत हो गई, इधर भूकंप आ गया, इधर चोरी हो गई, तो वो बादाम पिस्ता आपके लिए काम करेगा क्या? नहीं, सब नेगेटिविटी चालू है। तो इसके लिए सर्कल होना बहुत जरूरी। अबे आप ही देखिए ना, हम जब स्कूल में थे तो 10वीं 12वीं की बात करें तो आगे बैठने वाले 2 लाइन साइंस, बाद में सर्कल, बिकॉज ऑफ सर्कल। अभी देखिए ना, हम भी जिनके साथ रहते सर्कल, तो इसके लिए फिर वो पैसे की बात मैं बार बार कहूंगा, क्योंकि पैसा और रिलेशन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बराबर। तो ये सर्कल भी है ना, हमें तय करना है किसके साथ ये करना है। तो हमेशा अपना सर्कल जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हैं उनके साथ ही रखेंगे। रखो ना यार, कोई हायर एज्युकेशन वाला कोई सा सर्कल रखेंगे, तो बोलते संगत का असर, मराठीत आपल्या म्हण आहे, ढवळ्या शेजारी बांधला पवळा वाण नाही पण गुण लागला। तो उसी तरह से अपना सर्कल भी जरूरी है। तो हमारा सर्कल क्या है, इसके बारे में भी हमें बहुत अच्छी तरह से और सावधानी से ये करना चाहिए, सोचना चाहिए। अभी ये सब सर्कल हो गया, आपका माइंड सेट भी हो गया, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आनी चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्योंकि हर बार क्या होता है ना, ये सब तीनों चीजें हो जाती है, जिम्मेदारी नहीं लेते आप, फिर वो फैमिली के बारे में हो या फिर पैसे के बारे में। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको। यूएसए में जब भी मान लीजिए लाइट चली जाती है ना, पावर कट होता है, तो बेसिकली वहां के लोग क्या करते हैं? एनी आइडिया? जनरेटर, वेरी गुड। और वेरी गुड। अरे वो जो चॉकलेट जो थे, थोड़ा भूल गया सर ने, बहुत अच्छा जवाब दिया, छोटा सा भी भूल गया। यूएसए में बेसिकली क्या होता है ना, पावर कट हो जाता है ना, तो वहां के लोग क्या करते हैं ना, उनके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को फोन करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, आके देखते हैं क्या फॉल्ट है, वो करके जाते हैं, बराबर। वही अगर जापान में पावर कट होता है तो क्या होता है? क्या होता है जापान में पावर कट होता है तो? वो लोग खुद ट्राई करते होंगे, सॉरी, खुद ट्राई करते होंगे। बड़े उन लोगों को है ना, जापानीज लोगों को हर चीज के बारे में ट्रेन किया जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, जब भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो पहले खुद ट्राई करते हैं कि मैं सॉल्व कर सकता हूँ कि नहीं। अगर प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो टेंशन नहीं होता है तो फिर वो आगे फोन करके बताएंगे, बराबर। अगर पावर कट यूएसए में होता है तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को फोन करेंगे। अगर जापान में प्रॉब्लम होता है पावर कट का, तो क्या करेगा कि सबसे पहले खुद कोशिश करेगा, लाइट ठीक होगी अच्छी बात है, नहीं होगी तो ऑफिस में फोन करके बोलेगा। इंडिया में क्या होता है पता है, लाइट चली जाती है ना, पहला बाहर आता है, अरे सावंतांची पण गेले, पवारांची पण गेले, बेसिकली होता है, तो कोई फोन नहीं करता है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत जरूरी है। फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहे पैसे के बारे में हो या फिर अपनी जिम्मेदारियों के बारे में। बहुत सारे लोग बोलते हैं, वो मेरे घर पे मेरे भाई का दोस्त आया था,
वो बोला इधर साइन कर उधर साइन कर, मैंने साइन कर दिया। अरे साइन कैसे किया? जब आपको पता है साइन करने से पहले वो पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, तभी साइन करना चाहिए। नहीं, वो मेरे भाई का दोस्त था, वो बीवी का साला था, फिर ये हुआ। तो अभी जिम्मेदार आप भी है ना, आपको मालूम होना चाहिए कि वो पढ़ना चाहिए। तो ये बातें नहीं होती, तो इसके लिए हमें जिम्मेदारी लेना ही चाहिए। फिर वो जिम्मेदारी किधर भी हो, लेकिन जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी। अभी जब भी आप जिम्मेदारी लेते हैं, बराबर है, तो जिम्मेदारी में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब जैसे कि मैंने शुरू में कहा, वक्त के साथ चेंज होना जरूरी है। मैं ये नहीं करूंगा, मैं यही करूंगा, इन्वेस्टमेंट के बारे में, बराबर है। जैसे कि मान लीजिए इन दोनों में शाहरुख खान और ऋतिक रोशन, बराबर है, इन दोनों में हैंडसम कौन है? ऋतिक रोशन। एग्री कर रहे सर? अच्छा, शाहरुख खान और ऋतिक रोशन में सबसे अच्छा डांस कौन करता है? एग्री? अच्छा, शाहरुख खान और ऋतिक रोशन में सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है? एग्री? जबकि हैंडसम कौन है? डांस कौन करता है? पैसा कौन कमाता है? ये क्यों? फ्लेक्सिबल है ना। शाहरुख खान को बोलो टब में जाके सोप के ऐड करो, वो करेगा। ऋतिक नहीं आएगा, तो फ्लेक्सिबल नहीं, मैं यही करूंगा, मैं ऐसा ही करूंगा, मैं ऐसा ऐसा नहीं करूंगा, फ्लेक्सिबल है, बराबर। उसी तरह से बंधन और मोर में ज्यादा पैसा कौन कमाता है? बंधन। क्यों? चल जमरे सलाम कर, बंधन करता है। मोर को बोलो नाचने के लिए, ढक तो आने दे, पानी तो गिरने दे, ये होता है आमतौर पे, बराबर कि नहीं? तो कहने का मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट के बारे में भी आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी हमारी है। जैसे अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बात की थी, अगर इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं तो जिम्मेदारी भी हमारी है। अगर हमारी जिम्मेदारी है तो उसके साथ हमें फ्लेक्सिबल भी होना पड़ेगा। नहीं, मैं इंश्योरेंस नहीं लूंगा, मैं म्यूचुअल फंड नहीं करूंगा, मेरा दादा एफडी करते आया, मैं भी एफडी करूंगा। नो बॉस, जमाना चेंज हुआ है, तो आपको भी चेंज होना पड़ेगा। नहीं तो फिर जो दिक्कतें आती है वो दिक्कतें आगे आती रहेंगी। अच्छा, ये दो क्या है दिख रहा है आपको? हेलो, कॉइन है। अच्छा, ये देख के आपको क्या लग रहा है? एनी गेस? सही है, बरोबर उत्तर दिला तुम्ही। ओके, व्हेरी गुड। अजून कोणी? लेटेस्ट है, फाइन। 98 में पहला चावल मिलता था, अभी टेंगा मिलता है। अरे वाह, क्या बात है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। ये जो दोनों कॉइन दिख रहे हैं ना, ये जो पहला कॉइन है 1998 में, वो उसके ऊपर कुछ अनाज दिखा है। इसका मतलब क्या, 1998 में 1 रुपए कुछ ना कुछ खाने की चीजें मिलती थी, और ये बाजू का 1 रुपए है, उसमें क्या मिल रहा है? ये क्यों बोल रहा है पता है आपको? कोई जवाब दे सकता है उसका? वैल्यू, वेरी गुड। और आप नजदीक है, जवाब के नजदीक है। और हाँ हाँ, बराबर, उसमें और क्या कहेंगे? बराबर, नजदीक जा रहे हैं, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा प्यारा शब्द है। क्या बात है मैडम, देखो, उसको ही हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई। इसके बारे में हम लोग कभी सोचते नहीं है, लेकिन बातें बहुत करते हैं, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। किसको फर्क पड़ता है महंगाई का? दाल 70 रुपए से 120 रुपया हो जाएगा, कोई परेशान होता है? 70 की दाल 120 हो गई, होता है? नहीं होता है। अच्छा,
ये जो महंगाई है सबके लिए कॉमन रहती है। कैसे? पेट्रोल का भाव अपने लिए अगर 116 है तो सचिन तेंदुलकर जी के लिए भी कितना है? कुछ कम है। अंबानी के लिए कितना है? कुछ कम है। तो इन्फ्लेशन ये नहीं देखेगा ना, ये बीएमसी वाला है, ये गवर्नमेंट वाला है, ये प्राइवेट वाला है, सबके लिए सेम, बराबर। इसकी वजह से खर्चे बढ़ते हैं, लाइफस्टाइल जो बढ़ती है वो इसकी वजह से। जैसे कहा ना, 1 रुपए में उस समय कुछ ना कुछ मिलता है, आज के दिन में कुछ नहीं मिलता है, बराबर है। तो ये इन्फ्लेशन है। अभी इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बराबर। ये देखिए, ये आपको सामने दिखेगा, ये इन्फ्लेशन का परिणाम है। उस समय क्या था, आज क्या है। इतना मोटा ये करने की जरूरत नहीं। गैस सिलेंडर कितना था तभी, अभी है ना। तो ये इन्फ्लेशन है। तो आपको क्या लगता है, खाली इन्फ्लेशन ही कारणीभूत है क्या खर्चे बढ़ाने के लिए? और कौन सी चीजें कारणीभूत? हिंदी में थोड़ा मराठी भी आएगा, थोड़ा इतना ये नहीं है, समझ लीजिए। और कौन सी चीज है इन्फ्लेशन को, मतलब इन्फ्लेशन तो ये महंगाई बढ़ने जो बढ़ रही है, या फिर हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं ना, खर्चे, तो उसके लिए और कौन कौन सी चीजें जरूरी है, मतलब ये रिस्पॉन्सिबल है, बराबर। और इनकम और अपना मतलब खर्चा ज्यादा। हाँ, वो क्यों क्यों जरूरतें लाइफस्टाइल, जरूरतें बढ़ गई, लाइफस्टाइल चेंज हो गया। खाली इन्फ्लेशन एक वजह नहीं है। अब ये नोकिया कितना था, 1100, आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? स्मार्टफोन। खर्चे बढ़ गए ना आपके। पहले सिंगल थिएटर था, सिंगल स्क्रीन, अब क्या है? मल्टीप्लेक्स। खर्चे बढ़ गए ना। तो खर्चे बढ़ने के लिए 4-5 चीजें है, जैसे कि आपकी लाइफस्टाइल हो गई, दूसरी आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, शादी होती है, जिम्मेदारी बढ़ती है, जिम्मेदारी बढ़ गई, खर्चा बढ़ गया। न्यूबॉर्न बेबी आ गया, खर्चा बढ़ गया, क्यों? जिम्मेदारी बढ़ गई ना। तीसरी बात, हेल्थ, हेल्थ की वजह से भी खर्चे बढ़ते हैं। अभी आप देखेंगे जो 50 अबव है, बहुत सारे 50 अबव लोगों के पास घर में डिब्बा रहता है, सुबह काली, दोपहर को नीली, शाम को पीली, क्या? गोली। क्योंकि जैसा आपका लाइफस्टाइल आ रहा है ना, लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, तो लाइफस्टाइल डिसीज आ रहे हैं। लाइफस्टाइल की वजह से लाइफस्टाइल की जो बीमारी है ना, वो आ रही है। उसमें कौन से? सबसे पहले स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है। उसके साथ क्या आ रहा है? लाइफस्टाइल की बीमारी, शुगर। उसके साथ क्या आ रहा है? फिर बीपी। तो इसकी वजह से भी, हेल्थ की वजह से भी आपके खर्चे बढ़ रहे हैं। उसके बाद आता है टैक्सेशन। टैक्सेशन आएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को 20 लाख सैलरी साल की, हाथ में कितना आता है सैलरी? कभी गौर किया है? उसको सीटीसी बोलते हैं, कॉस्ट टू कंपनी। जिसका 20 लाख है, हाथ में कटछा ठोके कितना आता है? 16, 17, 12 लाख। अगर उसको डिवाइड करोगे ना, कोई बोलता है मेरा 15 लाख पैकेज है, महीने का कितना हुआ? 1.25 लाख। अरे बस 1.25 लाख, लेकिन उसमें से टैक्स कट गया, उसका क्या? तो हाथ में कितना है? 70,000। वो 70,000 भी हाथ का नहीं है। क्यों? 70,000 कुछ खरीदी करने जाओ, उसके ऊपर 12 से 18% जीएसटी देना पड़ेगा, तो किधर आता है वो? तो आप 50-56,000 का कुछ चीज लोगे, उसके ऊपर 12-18% जीएसटी दोगे, तभी आप चीजों ले सकते हैं। तो ये सब चीजें अपना खर्चा बढ़ाने के, और इसमें सबसे जरूरी जो है ना, वो है लाइफस्टाइल। और इस लाइफस्टाइल का खर्चा क्यों बढ़ रहा है, पता है आपको? कोई जवाब देगा? लाइफस्टाइल का खर्चा किस वजह से बढ़ रहा है? एनीवन? गलत होगा चलेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और टेक्नोलॉजी। यस, टेक्नोलॉजी। नजदीक आया और थोड़ा। लाइफस्टाइल का खर्चा जो बढ़ रहा है ना,
वो स्मार्टफोन की वजह से बढ़ रहा है, बराबर है? और आपके स्मार्टफोन में है ना 3 ऐप है, 3 ऐप्स है। कौन से फेसबुक, व्हाट्सएप और क्या बात है, इनको एक चॉकलेट दो पहले। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। सुबह सुबह जब भी फेसबुक मोबाइल लेके फेसबुक ओपन करते हो ना, क्या दिखाई देता है? कोई तो बाहर घूमने गया है, कोई तो मंदिर में गया है, कोई बीवी के साथ होटल में गया है, कोई इधर गया है, कोई उधर गया है। मतलब क्या, हर कोई अपनी लाइफस्टाइल बताने की कोशिश करता है, बराबर ना? आमतौर पे देखो, हर कोई अपनी अपनी लाइफस्टाइल बताने की कोशिश करता है। अच्छा, आपके दोस्त ने मान लीजिए कहीं घूमने गया है और वो आपके दोस्त के साथ, आपकी वाइफ भी उस दोस्त को कनेक्ट है फेसबुक पे, तो मैडम जब भी देखेगी रात को, अरे ये तो घूमने गए, तो नेक्स्ट सवाल क्या होगा? हम कभी, अच्छा, अभी उसमें क्या होता है, चलो हम रेडी हो गए, हम गए किधर? गोवा। जैसे ही गोवा जाके अपन फोटो निकाल के पोस्ट कर रहे हैं, तब तक उसका फोटो आ गया किधर? इंटरनेशनल टूर। अभी इंटरनेशनल टूर का जैसे करते हैं, बाद में पता चले तो चांद पे जाने लगे। ये चीजें है, ये हम क्या करते पता है ना? ऐसी चीजों के ऊपर खर्चा करते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं है। वॉरेन बफेट जी ने एक बहुत अच्छी बात की है, आप ऐसी चीजों पे खर्चा करो जिसकी आपको जरूरत नहीं, लेकिन आपको सामने वाले को बताने के लिए कर रहे हो। रमेश ने बुलेट ली तो सुरेश भी लेगा, मराठी त्याला सवती सडा म्हणतात। आगे चल के ऐसा होगा, आप ऐसी चीज बेच दोगे जिसको आपकी जरूरत है। अगर आप ऐसे चीजों पे खर्चा करोगे जिसको आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन आप वो दूसरे को दिखाने के लिए खर्चा कर रहे हो, तो आने वाले समय में यह हो सकता है कि आप ऐसी चीजें बेचोगे जो आपकी जरूरत है। तो इसके लिए खर्चा क्या करना है, किधर करना है, ये हमें सोचना है, बराबर है? तो इसी तरह से ये लाइफस्टाइल का खर्चा, अरे बढ़ने वाला है, कम नहीं कर होगा। रही बात इनकम की, अगर आप 10% में हो तो उसमें बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि खर्चे तो बढ़ने वाले बस, खर्चा कम नहीं होगा। कितना भी करो खर्चा कम नहीं होगा। फिर दूसरा रास्ता क्या है? इनकम बढ़ा, इनकम बढ़ा। तो ये सब जो 5 मंत्र हम बोल रहे हैं ना, तो ये सब होता है हमारा लाइफस्टाइल की जो चीजें हम करते उसके बारे में। अभी क्या होता है ना, ये सब करते समय हमें इन्वेस्टमेंट या फिर सेविंग, इसके बारे में पता नहीं चलता। चलो सब हो गया, माइंडसेट हो गया। अभी माइंडसेट मेरा ये हो गया कि मुझे बच्चों के पढ़ाई के लिए यार सेविंग करनी, हमेशा ही उड़ाता है। देखो बच्चे के लिए क्या करना है मुझे, लेकिन बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट करना ऐसा कभी काम पे नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हमें आदत हो गई सेविंग की। गलत बात नहीं है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का फर्क ही हमें पता नहीं। अगर मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है, मुझे लगता है मैं बहुत बार आपको जब भी मिलने आता हूं तभी ये बात मैं करता हूं। आपके पास 1 लाख रुपया है, आपने क्या किया है ना, वो 1 लाख रुपया घर में तिजोरी में ड्रॉअर में रखा है। 1 साल के बाद क्या होगा? 3 ऑप्शन है। 1 लाख की वैल्यू बढ़ेगी, या 1 लाख की वैल्यू कम होगी, या फिर 1 लाख की वैल्यू है उतनी रहेगी। कैसे? मतलब वो तो कम हो जाएगी, 1 साल के बाद जो वैल्यू थी वो कम हो जाएगी। अच्छा मान लीजिए वही 1 लाख रुपया हम कहीं एफडी कर देते। ध्यान से सुनिए, मैं क्या बोला? एफडी। वो किधर भी करवा, एफडी करते हैं। एफडी पे आज का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चालू है 5-5.5%। तो 1 साल के बाद आपके 1 लाख की वैल्यू हो गई है 1,05,000। अभी क्या होगी? मतलब अब क्या होगा? आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है, कम हुई है, उतनी है? एग्जैक्टली, क्योंकि इन्फ्लेशन का रेट भी देखो ना,
इसमें क्या हुआ ना पता है आपको, आपका पैसा बचा, बना नहीं। पैसा बचाना अलग बात है और पैसा बनाना अलग बात है। पैसा कभी बनेगा जब वो इन्फ्लेशन का आप बीट करेंगे, जब भी कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आपको 12-13% रिटर्न देगा तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। अगर आपको 5-5.5% मिल रहा है तो आप बीट नहीं करो। तो मोस्टली जब भी आप सेविंग करते हो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 5-6% में आगे, और जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट में 12 से 15% मिल सकता है। अभी सेविंग और इन्वेस्टमेंट का फर्क जो है ना बहुत आसान है। अगर आप सेविंग कर रहे हो तो किधर करोगे, बराबर है, और इन्वेस्टमेंट करना है तो किधर करोगे आप, इक्विटी मार्केट, म्यूचुअल फंड, बराबर। तो अभी मुझे ये बताइए हमें क्या करना चाहिए, सेविंग या इन्वेस्टमेंट? सेविंग या मैं कहता हूं हमें दोनों ही करना चाहिए। क्यों? दोनों चीजें जरूरी है, बराबर। अगर आपकी शॉर्ट टर्म की जरूरत रहेगी ना तो आप सेविंग कीजिए ना। फॉर एग्जांपल अभी हम किधर बैठे, दादर, बराबर है। दादर से अगर प्रभादेवी जाना है तो हम कैसे जाएंगे, ऑटो, ट्रेन या फिर बाइक। लेकिन ये दादर से पौंडीचेरी जाना है तो कैसे जाएंगे, फ्लाइट, बराबर ना, अरविंद, बराबर ना, फ्लाइट से जाएंगे। अभी इसमें क्या हुआ, आपका डेस्टिनेशन चेंज हुआ, उसकी वजह से आपका मीडियम चेंज हुआ ना, बराबर ना। आपको अगर यहां से 3-4 किलोमीटर या 4-5 किलोमीटर जाना है तो आप वो इंस्ट्रूमेंट ले लो। लेकिन वही आपको अगर 400-500 किलोमीटर दूर जाना है तो आप इंस्ट्रूमेंट चेंज करोगे। तो सेम थिंग है, अगर आपकी जरूरत है शॉर्ट टर्म रहेगी तो आप सेविंग में आएंगे, अगर वही आपकी जरूरत है लॉन्ग टर्म रहेगी तो आप इक्विटी मार्केट में आइए। इक्विटी मार्केट में डायरेक्ट स्टॉक में आइए या फिर म्यूचुअल फंड में। हम ये भी बात करेंगे स्टॉक में जाना है कि म्यूचुअल फंड में जाना है, जरूरत क्या है या फिर कैसे। तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट बुरा नहीं। ये जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे घर से हमें मिले कि नहीं, बच्चा बड़ा होगा सबसे पहले जा अकाउंट ओपन कर, एफडी कर, लेकिन ये नहीं बोलते बच्चा बड़ा हुआ है चलो इसका डीमैट खोलते हैं। क्या होता है ना, धनिया धनिया बराबर है, कितने का आता है, 10-20 रुपया। अच्छा, हापुस आम कितने का आता है? अच्छा, धनिया को उगाने के लिए कितना टाइम जाता है? 7 दिन में धनिया आ जाता है। वो धनिया को क्या करते हैं ना, ये तो हाथों से ही मरोड़ के, हापुस के बारे में हुआ है सर? अच्छा, कभी आता है वो? इसके लिए वैल्यू किसकी ज्यादा है, वैल्यू किसकी कम है? तो सेम थिंग आपका ड्यूरेशन देखो क्या है, तो वो हिसाब से हमें ये करना चाहिए। जैसे कि इसके बारे में हमने बात की, अगर पैसा लॉकर में रखते हो तो क्या होता है, ट्रेडिशनल डिपॉजिट के बारे में भी हमने बात की। इस सेमिनार का सबसे जरूरी पॉइंट या फिर इस सेमिनार की जान बोलो ये 72/R। पता है क्या ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कौन सा है पता है? आपका पैसा कितने साल में डबल होगा। आप भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए ना डिवाइडेड बाय 72 करो, आपको पता चलेगा कि आपका पैसा कितने साल में डबल हो रहा है। तो फिर आपको ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट लेना चाहिए जो आपको जल्द से जल्द पैसा ज्यादा ग्रोथ करके देगा। फॉर एग्जांपल अभी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 5% वगैरह, उसको अगर 72 के बाद से डिवाइड, ये तो मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ आपको, मैं टैक्सेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप 30% 20% ब्रैकेट में आते, इनकम टैक्स का ब्रैकेट मुझे लगता है आप सभी को पता होगा। अगर आप 1 लाख रुपए भी इन्वेस्ट करते हो, 5,000 आपको इंटरेस्ट मिलता है तो उसको टैक्स लगता है 20-30% के हिसाब से, बराबर। तो एक्चुअल कितना मिला उसके साथ 72 कर लो, वो अमाउंट डबल होने के लिए 20 साल लगेगा। राम जी को वनवास भी 14 साल का था, उससे ज्यादा टाइम आपके इन्वेस्टमेंट को लगेगा डबल होने के लिए, बराबर। या फिर अगर 5 रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 पकड़ते हो और उससे करते हो तो भी
18-19 साल लगेगा। बस गया वो जमाना, 5 साल में पैसा, 5.5 साल में पैसा अभी नहीं है। कुछ इंस्ट्रूमेंट में हो रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको टाइम देना पड़ेगा। तो जब भी कभी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इसके बारे में सोचो। देखो मोटा मोटी जो है ना, आप इन्वेस्टमेंट करते हो इक्विटी मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में, तो जो रिटर्न्स आपको मिलेंगे वो 12 से 15% मिलेगा। जो पास्ट रिकॉर्ड है वो भी वही बता रहे। अभी आप बोलेंगे पास्ट रिकॉर्ड है ना, वो तो पीछे का है ना, अब भी का क्या है, इसके आगे का क्या है। बस इधर भी IIM में जब एडमिशन लेने जाओगे ना, तो क्या देखते हैं, पास्ट रिकॉर्ड। आई एम राइट सर? मैट्रिकुलेशन में कितना परसेंटेज था, HSC में कितना था, ग्रेजुएशन में कितना है, कैट में कितना है, तो वो रिकॉर्ड देखने के बाद ही एडमिशन होता है। तो सेम थिंग इधर ही है, 40 साल का रिकॉर्ड है बस, 40 साल, कोई 1-2 साल का नहीं। तो वो रिकॉर्ड भी बहुत मायने बनता है। वो है इसके बारे में। हाँ, ये सबसे जरूरी है, रिस्क और गारंटी। हम इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते? अरे इसमें तो रिस्क है और हमें रिटर्न कैसे चाहिए? गारंटी। कोई देखा है जो गारंटीड इनकम लेके करोड़पति हुआ है? हाँ, रिस्क लेके करोड़पति होने वाले बहुत है। रिस्क है तो ये सब करते हैं। रिस्क और गारंटी क्या होती है? रिस्क दूसरा कुछ नहीं, अनसर्टेनिटी, बराबर है। और रिस्क कहाँ नहीं, रास्ते पे चलना भी तो रिस्क है ना। रास्ते से चल रहे, पीछे से उड़ा दिया, राम बोलो भाई, तो वहां पे रिस्क है कि नहीं? तो इसकी वजह से हम क्या चलना छोड़ देते क्या? 1-1.5 साल पहले तो हवा में सांस लेना भी रिस्क था, पता है ना, सब मास्क लगा के आते हैं। हमारी मैडम अभी भी मास्क लगा के आते। तो रिस्क क्या है? अनसर्टेनिटी, बाकी दूसरा कुछ नहीं। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेंगे, देखिए आसान सा गणित है, अगर आपको 12 से 13% रिटर्न चाहिए तो थोड़ा तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर आपको गारंटेड चाहिए तो 5%, 6% वाला प्रोडक्ट है, उसमें जाओ। क्या होता है ना, शॉर्ट टर्म के लिए 5-6% ठीक है यार, 20 साल के लिए मजा नहीं, वो पैसे का गला घोट रहे हो, समझा? 20 साल के लिए आप FD करोगे ना, पैसा नहीं बनेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब FD की और मेरी कोई दुश्मनी ऐसी नहीं है। तो बोले बैंक से कोई, हमारे पास एक बैंक वाला बंदा भी, वो कल से बात नहीं करेगा मेरे से, बोला तू भड़का, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अपनी जरूरत क्या है वो हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट का ये देखना चाहिए। जैसे कि हमने बताया रिस्क किधर नहीं, सब जगह रिस्क। आप एरोप्लेन से जाते हो, बराबर, तो पायलट आपको गारंटी देता है क्या? मैं आपको 101% सेफ वहां पे पहुंचाऊंगा, देता है? उधर तो पहले इंश्योरेंस लेते हैं। अच्छा, जिस डॉक्टर, कितना भी बड़ा डॉक्टर रहने दीजिए, वो जब ऑपरेशन करने जाता है वो गारंटी देता है मैं परफेक्ट करके दूंगा, तो फिर इधर ही क्यों चाहिए? रिस्क है। अच्छा, रिस्क की बात करते हैं, मान लेते हैं म्यूचुअल फंड में लाया जाता है इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अच्छा, रिस्क किधर है? आपके पास गोल्ड है, सबके पास गोल्ड है, बहुत ही अच्छा एसेट है, उस पर रिस्क नहीं है क्या? गोल्ड का भाव भी कम ज्यादा होता है ना। मुझे बताओ, गोल्ड का भाव रोज कितने लोग देखते हैं? आज कम हुआ है कि आज बढ़ गया है? देखते हैं कोई रोज? लेकिन मार्केट कितने लोग देखते हैं रोज? न्यूज देखते हैं, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, फिर किधर आते? इन्वेस्टमेंट, अरे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, क्या जरूरत है? अच्छा, गोल्ड का भाव कम हो गया, सोने का भाव कम हो गया, तो आपके घर में जो सोना आपने बना के रखा है ना, उसकी भी वैल्यू तो कम हो गई ना। फिर डरते क्या? फिर गोल्ड स्मिथ को फोन कर, अरे भाई सोने का भाव बहुत कम हो, क्या करूं, निकल डालूं क्या? कभी किया ऐसा? नहीं। लेकिन मार्केट गिरता है, अरे भाई क्या करूं, रुकू क्या, अभी निकलूं क्या? रुको ना, थोड़ा रुको। मार्केट जैसे नीचे है वैसे ऊपर भी जाने वाला है ना। गोल्ड का भाव, अच्छा गोल्ड का भाव कम हुआ तो बेचने नहीं जाते, उल्टा क्या करते हैं हम लोग? खरीदते हैं ना। तो वैसे यहां पर भी है, लेकिन कोई आता है खरीदने के लिए? वो डर रहता है। वो मैं आगे बताऊंगा आपको, अगर कम भी होता है तो कैसे अपना
उसमें फायदा है करके, बराबर है। उसी तरह से ये हो गया। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया सेविंग का सॉल्यूशन क्या है या फिर इन्वेस्टमेंट का सॉल्यूशन क्या है। जैसे कि डिपॉजिट, सेविंग की बात की ना हमने, डिपॉजिट हो गया, डिपॉजिट में बैंक, पोस्टल, लिक्विड फंड। इन्वेस्टमेंट क्या है, गोल्ड, प्रॉपर्टी, इक्विटी, म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड फंड वगैरह। ये सॉल्यूशन है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए भाई एक घंटा तो बोला सेविंग और इन्वेस्टमेंट, लेकिन सेविंग में किधर जाना है, इन्वेस्टमेंट में किधर जाना है, ये नहीं हुआ। तो ये सेविंग सॉल्यूशन हो सकते हैं, बराबर है। एक बात ध्यान रखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, सेविंग फॉर 1 ईयर इट विल बेनिफिशियल, बट लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल नहीं है। लेकिन इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल है। 1 साल के अंदर इट में भी उलट है, 1 साल के अंदर वो ऊपर नीचे ज्यादा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको स्टेबिलिटी और ज्यादा रिटर्न दे सकता है। और देखिए ना, सबसे आसान बात, किसी भी चीज को टाइम लगता है ना। अभी हम कमाने कभी लगे 22-25 साल के बाद ना, तो उसके लिए हमने 22-25 साल टाइम दिया यार खुद को। हमारे माँ बाप ने परवरिश की, पढ़ाया लिखाया, हमने एक्सपीरियंस लिया। बाद में हम क्या कर रहे हैं, अभी पैसा कमा रहे हैं, तुरंत तो नहीं ना जन्म के बाद। तो फिर आप आपके इन्वेस्टमेंट से कैसे एक्सपेक्ट करते हो, आज डाला नहीं तो कल करोड़पति। और जो पीछे जाते हैं ना, वो बोलते हैं ना लालच जाते हो फंस जाते हैं। धंधे का सीधा वसूल है। आप बैंक में या फिर जिधर किधर एफडी करते हो ना, आपको 5-6% रिटर्न मिलता है, बराबर है। तो 5-6% रिटर्न मिलता है, तो वो लोग भी क्या करते हैं, बैंक वाले भी क्या करते हैं, किसी को तो लोन देते हैं ना, am I right? किसी को लोन देते हैं तो उसके ऊपर उनको 8-9% मिलता है। तभी आपको 5% देने के बाद 3% बैंक का भी खर्चा रहता है ना, एम्प्लॉय का वगैरह, तो ऐसा करते हैं। अभी इनके पास से लोन किसको देंगे, ये बिजनेसमैन को। अभी बिजनेसमैन क्या करेगा, 8-9% से मिला है तो उसके ऊपर 25-30% जनरेट करेगा, 20-25% जनरेट करेगा, ताकि ये 8-9 देने के बाद खुद के पास 15-20% तो रखेगा प्रॉफिट के लिए। तो ये क्या है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये बिजनेस है। देखिए दो बातें, पैसा कमाना है तो मतलब ऐसा कहा जाता है खुद का बिजनेस करो, अगर बिजनेस पॉसिबल नहीं है तो दूसरे के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करो। तो इस तरह से हमें हमारी सोच को ये करना है। हमें सबसे जरूरी बात मास्टर एसेट क्लास, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे ना, म्यूचुअल फंड क्या है म्यूचुअल फंड? इट्स अ पूल ऑफ मनी। मैंने आपको बहुत सारे लोगों को बताया भी, आपका इन्वेस्टमेंट में फिर एक बार रिफ्रेश हो जाते हैं। म्यूचुअल फंड क्या करता है ना, सबका पैसा इकट्ठा करके वो मार्केट में लगाता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के साथ, बराबर है। अब आपके दिमाग में आएगा वो लगा तो हम भी पैसा लगा सकते हैं ना, हम भी मार्केट देखते हैं ना रोज, हमें भी आइडिया है, बेशक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट लोग बैठे हैं। आप अभी जिस भी फील्ड में हो, जिस भी पोजीशन में हो, क्यों हो? क्योंकि आप एक्सपर्ट हो, इसलिए आप वहां पर। उसी तरह यहाँ पर भी एक्सपर्ट लोग बैठे रहते हैं। तीसरी बात, यहाँ पर चॉइस है। अगर आपको चाहिए नहीं मुझे गोल्ड में इन्वेस्ट करना तो गोल्ड फंड आपके लिए, मुझे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट में करना है तो वो भी है। आपको लगता है नहीं मुझे गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना तो वो भी ऑप्शन यहाँ पर है। बहुत सारे ऑप्शन है, आपकी जरूरत क्या है उसको आइडेंटिफाई कीजिए। आपको लगता है मुझे इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना है शेयर्स में, तो वो भी ऑप्शन यहाँ पर है, इक्विटी मार्केट का भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात, वहां पर एक्सपर्ट लोग बैठे हैं आपका पैसा मैनेज करने के लिए। अच्छा, ऐसा कभी हो सकता है क्या जिसकी कंपनी वो बोलेगा नहीं मैं कंपनी को लॉस करवा देता हूं और मेरे लोगों का नुकसान करवा के देता हूं? ऐसा होगा क्या कभी? वो क्या सोचेगा, मैं ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे करवा के, बराबर है। तो यही सब चीजें हैं। म्यूचुअल फंड, मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड में, तो इसके ऊपर हमारे साथ अंकुर जी भी, वो भी आपको बताएंगे। हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, बराबर है। अभी जो फाइनेंशियल प्लानिंग की हम जो बात करते हैं, या फिर कभी कभी फोन के ऊपर भी आपके साथ बात करता हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग करें। बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है? जैसे कि मैंने बताया आपको इधर से कहीं घूमने जाना हो,
तो आप प्लानिंग करते हैं। उसी तरह आप अपने जीवन में जो आने वाली घटनाएं हैं उसके बारे में जो प्लानिंग करते हैं उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। और ये 3 पिलर के ऊपर है, बराबर है? 3 पिलर के ऊपर। 3 पिलर कौन से है उसमें? सबसे पहले इंश्योरेंस, सबसे जरूरी और फर्स्ट है इंश्योरेंस होना चाहिए। और ये बात भी ध्यान में रखिए, इंश्योरेंस आपके लिए नहीं है या फिर हमारे लिए नहीं है, ये किसके लिए? हमारे फैमिली के लिए। क्या होता है ना, आदमी चला जाएगा, उसकी जगह कोई ले नहीं सकता है, लेकिन अगर प्रॉपर प्लानिंग रहेगा तो जो पैसे की जो म्हणतो ना आपण पोकळी निर्माण होती, ती पोकळी इंश्योरेंस करून आपण भरून काढू शकतो। इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। अभी मोटा मोटी आगे कि कितना इंश्योरेंस होना चाहिए? आमतौर पे हमारा क्या होता है, मेरे पास इंश्योरेंस पॉलिसी कितने? अरे बहुत सारी है। कितनी? बहुत है। बहुत मतलब कुछ तो वैल्यू होनी चाहिए। कपट खोल के देखते, पेपर देखते तो कितना है पता है? 1-1 लाख का 4, 50-50 हजार के 3, ये बहुत है। 1-1 लाख की 5 या फिर 5 लाख की 1 बहुत है। अरे बस अभी हम जितना कमा रहे हैं, कल जाने के बाद वो 5 लाख चलेगा तो कितना होना चाहिए? मोटा मोटी बहुत ही आसान सा ये। एक्चुअली ये कैलकुलेशन करने के लिए बहुत सारी चीजें रहती है, मतलब बहुत सारे कैलकुलेटर्स है जिसको ह्यूमन लाइफ वैल्यू भी बोलते हैं। कितना वैल्यू होना चाहिए? देखिए ना, एक बात गौर कीजिए, आप जिस घर में रहते हैं वो घर आपने लिया है, उसकी वैल्यू आपको पता है। आप जिस गाड़ी से आते जाते हैं ना, जो गाड़ी आपने खरीदी है, उसकी 4 व्हीलर हो 2 व्हीलर हो, वो आपको पता है, उसकी वैल्यू आपको पता है। आपने जो सोना लिया ना गोल्ड, उसकी वैल्यू भी पता है। लेकिन ये सब करने वाला जो बंदा है ना, उसकी वैल्यू खुद को ही पता नहीं है कितनी होनी चाहिए। आप 50 लाख के घर में रहते हो, 1 करोड़ के घर में रहते हो, वो लेने वाला कौन है? आप हो। तो फिर आपकी वैल्यू उससे ज्यादा होगी या कम होगी? क्या लगता है आपको? बराबर ना? तो वो वैल्यू निकालने के लिए कैलकुलेटर रहता है, अपने मैथ्स है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू बोलते हैं। लेकिन हम इतना डिटेल में जाएंगे। मोटा मोटी इंश्योरेंस कितना होना चाहिए? आपकी जो सैलरी है उसके 20-25 गुना आपका इंश्योरेंस होना चाहिए, बराबर है? उसके साथ ही आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। आज के दिन में मेडिक्लेम होना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे अगर कोई अपोलो में जाता है या फिर कोई दूसरे अस्पताल में जाता है तो एक ही टाइम में 5-5, 6-6 लाख का बिल हो जाता है। तो ये सबसे जरूरी चीज है। क्या है ना, कभी क्या होगा बोल नहीं सकते। एक छोटी सी बात आपको आपके साथ शेयर करता हूं। अपने भारत देश में एक सर्वे हुआ, 85% मतलब सर्वे इस बारे में हुआ था कि आजकल 2 बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही है। कौन सी? बीपी, बराबर, एक हार्ट अटैक, कैंसर, दूसरा कैंसर, बराबर। बहुत अच्छा, ये गरीब अमीर ऐसा कुछ देखता है कि नहीं? कम उम्र ज्यादा उम्र ऐसा देखता है कि नहीं? अभी आपने देखा होगा अटैक के तो यंगस्ट 32-35 इयर्स वालों को भी हो रहा है। कैंसर तो भगवान करे किसी का ये ना हो। तो एक सर्वे हुआ था कि ऐसी 2 बीमारियां अगर किसी को हो जाती है तो क्या होता है। रिजल्ट सुनने के बाद आपको अफसोस नहीं होना चाहिए। 85% लोग ऐसे आए जिनके पास पैसा ही नहीं है ट्रीटमेंट करने के लिए। वो पूरी तरह कहां पे डिपेंड है? गवर्नमेंट या बीएमसी के अस्पताल। उसके बाद 10% ऐसे है, अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो वो लोग क्या करेंगे ना, घर बेच देंगे, गोल्ड तोड़ेंगे, कर्जा निकालेंगे, लेकिन पेशेंट को घर के अंदर लेके आएंगे। जैसा पेशेंट घर पे आता है ना, उनका जो रोजमर्रा की जिंदगी है ना, पूरा इंबैलेंस हो जाता है। और 5% लोग ऐसे हैं जिनको कुछ पड़ी नहीं है, क्योंकि उनके अकाउंट में करोड़ों रुपया पड़ा है। आपका हॉस्पिटल का बिल कितना भी आने दो, वो 5% लोगों को कुछ पड़ी नहीं, क्योंकि अकाउंट में बहुत सारा पैसा है। लेकिन फैक्ट ये है ना, इन 5% लोगों के पास है ना सबसे ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस है। हम लोग पहले या दूसरे कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस रहना बहुत जरूरी है। कितना है? अगर मुंबई की बात करते कितना चाहिए, फिर कितना होना चाहिए, अभी हर एक के ऊपर डिपेंड करता है, बराबर है? मैंने YouTube पे एक वीडियो भी डाला है, अब कभी टाइम मिले तो देख लीजिए।
मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हम मुंबई में तो कम से कम, मैं जो आंकड़ा बोल रहा हूँ वो भी बहुत है, कम से कम अपना 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, कम से कम। उसके पीछे रीजन है, अलग अलग पॉलिसी के अलग अलग ये रहते। अगर रूम रेंट 1% भी हुआ तो भी आपका 5,000 रूम रेंट तो मिलेगा। और जो लोग 1 लाख 2 लाख की पॉलिसी दे रहे, मत लीजिए, नुकसान। ओके, तो हेल्थ इंश्योरेंस भी जरूरी है। वेल्थ क्रिएशन के बारे में हमने देखा, इक्विटी फंड हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, बराबर। उसके बाद कंटेंजेंसी प्लानिंग, कोविड ने हमें सिखा दिया। 30-40 हजार, 50 हजार, 60 हजार जिनका इनकम था वो भी घर में बैठे थे, लाख लाख में इनकम वाले भी घर में बैठे थे। कंटेंजेंसी फंड में आपका अगले 6 महीने का खर्चा है, इंक्लूडिंग आपके EMI, 6 महीने का खर्चा एक बाजू में होना चाहिए। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आई कि आपका जॉब नहीं है, जैसे कोविड में लोगों का सिचुएशन हुआ था, तो ये कंटेंजेंसी फंड आपको काम में आएगा। अच्छा, ये सिचुएशन कभी आ सकती है पता है आपको? ये तो कोरोना की वजह से हमें मालूम पड़ा है, लेकिन इसके लिए और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ड्यू टू एक्सीडेंट हो गया तो क्या, आदमी घर पे बैठा है 4-5 महीना, ऑफिस से तो सैलरी नहीं मिलेगी, हो सकता है कुछ गवर्नमेंट वालों को मिल भी सकती है, प्राइवेट वालों को नहीं मिलेगी, तो फिर वो पैसा कहां से आएगा? तो उसके लिए ये कंटेंजेंसी फंड अपने को होना जरूरी है, बराबर। तीसरी बात है, टैक्सेशन का पूरे के पूरा इस्तेमाल कीजिए, जानकारी रखिए। सेक्शन 80C में कितना लिमिट मिल रहा है, 80D क्या है, 80G क्या है, 80CC1 क्या है, पूरा फायदा लीजिए, पैसा बचेगा उससे, बराबर है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं सक्सेशन प्लानिंग। अपने यहाँ इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। सक्सेशन प्लानिंग मतलब आसान भाषा में जिसको हम विल बोलते हैं ना, मराठी जन्म मृत्यू पत्र म्हणतो। एक सेशन में ऐसे ऐसे बात कर रहे थे, तो एक ATS के बंदे को पूछा, सर जी आपने आपका विल बनाया है? वो बोला तुझे क्या लगता है इतने जल्दी जाने वाला हूँ क्या मैं? मतलब इंडिया में ये सिचुएशन है, 80-90 वालों को भी ये लगता है कि इतने जल्दी जाने वाला मैं नहीं हूँ। तो इसके लिए ये करके रखना जरूरी, ये नहीं करोगे ना तो पीछे जो रहते हैं ना वो सब लोचा करेंगे। लोचा क्या बात है, ऐसा बोलेंगे ना, वो नहीं रहेंगे तो काम भी सुनना हम ये नहीं करेंगे। तो इसके लिए जब तक है तब तक इसके ऊपर काम करके रखो, बहुत आसान है। अगर आप नॉर्मल पेपर पे भी बना के 2 विटनेस के सिग्नेचर लेते तो भी वो वैलिड है। इसके बारे में कभी टाइम रहेगा तो अपन बात करेंगे आगे, लेकिन ये भी जरूरी है सक्सेशन प्लान। अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था SIP के बारे में, या फिर म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, मैंने बहुत सारे लोगों को बताया भी होगा। अच्छा, दिख रहा है क्या सबको? मुझे लग रहा है बहुत पीछे है, दिख रहा है ना सबको आपको? जैसे कि आप हर महीना 1000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, बराबर है। उसके बाद ये NAV मतलब आसान भाषा, NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, बराबर है। लेकिन समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बटाटा कैसा 10 रुपया किलो। अगर आप 1000 रुपए का बटाटा लेते हो, बटाटे का रेट कितना है, आलू का 10 रुपया, तो आपके पास कितना है 100। मान लीजिए अगले महीने में, मुझे लगता है सब बातें मैंने आपको बताई, लेकिन फिर से रिफ्रेश हो, अगले महीने में आप कितना 1000 का ही खरीदेंगे, लेकिन कितना केजी है अभी 8 रुपया केजी। तो इससे हुआ क्या पता है आपको, कितने पोटैटो आए 125, उसके आगे भाव फिर से कम हो गया, तो क्या हुआ 142। अगर 6 रुपया होता है तो कितने आ रहे हैं 167, 7 रुपया होता है तो कितना है 142। अभी एक बात गौर कीजिए, जैसे ही बटाटे का रेट कम हो रहा है ना पोटैटो का, ये देखिए इधर तो आपको आलू ज्यादा है, बराबर ना। जैसे मैंने पहले बताया था, गोल्ड का भाव जब कम होता है ना तो हम खरीदते हैं, क्यों? कम हो गया, सस्ता मिल रहा है। तो यहाँ पर भी आपको सस्ता मिल रहा है ना, जो 10 रुपया रेट था वो 6 रुपया हो गया, तो सस्ता है, 5 रुपया हो गया, सस्ता है। एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ पता आपको, यहाँ पर सेल लगा हुआ है। आप रोज न्यूज़पेपर पे पढ़ते हो, आज शेयर मार्केट घडघडला, आज शेयर मार्केट पडला, ये सेल लगा हुआ है।
अभी दिवाली में कितने लोगों ने शॉपिंग की? ऑलमोस्ट सबने शॉपिंग की। जो ड्रेस 1000 में मिल रही थी वो 500 में मिला, हम खुश हो गए। हमने एक के बदले क्या किया? 2 में आया। क्यों? 1000 का एक 500 में था, 2 आए। तो सीन यहाँ पर भी दिवाली का सीजन है ना। इधर कितना मिल रहा था? 1। इधर कितना मिला? 2। तो ये समय क्या होता है पता है? टॉप अप करने का राइट टाइम होता है। अगर पैसा है तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन हम इधर नहीं देखते। हम देखते हैं किधर? यहाँ पे कम हो गया ना, कम हो गया। सकाळी 8 वाजता फोन, मार्केट पडले हो, काय करूया? ट्रांसफर करूया? अरे बाबा रुक ना, आज गिरा है तो कल भी बढ़ेगा ना वो। इसके पहले भी गिरा था, बड़ा था ना वो। अच्छा एक बात बताओ, ईसीजी कैसे आता है? कभी ऐसा आता है मैडम? हाँ, ऐसा है तो मतलब आप फोटो में, बराबर? तो उसी तरह से मार्केट भी ऐसा ऐसा ही रहेगा। जितना वोलेटिलिटी रहेगा ना उतना अच्छा। ज्यादा टॉप पे रहेगा तो भी तकलीफ, ज्यादा नीचे रहेगा तो भी तकलीफ। मोटा मोटी क्या है, मान लीजिए 9 महीने में, बराबर है, टोटल कितना क्वांटिटी है आपके पास? 976। आखिरी क्वांटिटी का रेट कितना था? 10 रुपया। तो टोटल कितनी वैल्यू आपकी? 9760। लेकिन 7 होगा, 3 7 टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कितना है? 7000। जबकि मार्केट वैल्यू कितनी है उसकी? 9760। ये कैसे पता चला 9760? आखिरी इसका टोटल करोगे ना, टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 976। और ये आखिरी रेट इसको कैलकुलेट करोगे तो ये अमाउंट आता है 9707। हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया था? 7000। वैल्यू इतनी, तो प्रॉफिट इतना। अभी कभी कभी क्या होता है पता है ना, लोग ऐसे टाइम पे आते हैं मार्केट ऑल टाइम हाई, एक्चुअली ऑल टाइम हाई नहीं रहता है, वो उस टाइम का हाई रहता है, बराबर है? उसमें इन्वेस्ट करते हैं आणि म्हणतात ना कावळा बसायला गांधी मार्केट पुढे जातं नाही। अरे क्या यार प्लान किया है, कुछ दम नहीं। तो मेरा भाई का साला अच्छा है, क्या प्लान किया पता है? अभी उसने क्या घर में बनाया क्या मैंने घर में बनाया? मार्केट आज 60 है ना, तो 60 के ऊपर भी जाएगा, थोड़ा तो धीरज ना। लेकिन हम आज क्या है ना, आजकल सब मैगी वाले 2 मिनट्स इंस्टेंट, कांस्टेंट नहीं चाहिए, पाई ले लेते। तो इस तरह से एसआईपी का ये काम चलता है। पर जिसको ये एसआईपी का मतलब समझ गया है ना, वैल्यू मतलब ये एसआईपी का जो काम कैसे हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, वो ये मार्केट में पैसा बनाएगा। अच्छा दूसरी बात, 12-15% रिटर्न जो बोल रहे हैं ना बॉस, वो हर साल का रिटर्न नहीं, ये ध्यान में रखो। नहीं तो इधर आप बोलोगे हर साल 12%, नहीं, ये एवरेज है। कभी प्लस नेगेटिव चालू रहेगा, लेकिन मोटा मोटी 5 परफॉर्मेंस देखेंगे तो 12 से 15 तक का रिटर्न आएगा। अभी कुछ रिटर्न कैसे आते हैं मेरे पास सर बोलेंगे तो आप हक्का बक्का हो जाएंगे। मैं दावा करूंगा कि वो जो वैल्यूएशन बताएंगे ना, तो आप सोच में सच्ची में ऐसा होता है क्या, ऐसा हुआ है क्या, ये सवाल आपके आ सकते हैं। अभी इतना सब बताया हमने, बात की, तो इसमें सबसे जरूरी रोल किसका रहता है? एडवाइजर का। मतलब मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, आप जिस किसी के पास से कर रहे हैं तो उसमें एडवाइजर होना बहुत जरूरी है। आपको पता है राम और ये महाभारत हुआ, सबसे ज्यादा सेना किसके पास थी? पांडवों के पास कि कौरवों के पास? बराबर है, लेकिन जीता कौन? क्यों? सारथी, रास्ता बताने वाला, बराबर। बेसिकली जीतने वाले कौन थे? तो उसी तरह हमारे इसमें एडवाइजर का रोल भी जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरे पास इन्वेस्ट करो और करोड़पति बनो ना, आप अपने बलबूते पे भी करो। अगर उसमें मेरी थोड़ी हेल्प हो गई तो मेरा भाग्य समझूंगा, लेकिन एडवाइजर होना जरूरी है। मैं क्यों बता रहा हूं पता है? आजकल सबके मोबाइल में क्या है? ऐप डायरेक्ट, जैसे मैंने बताया रोज देखते हैं। आपको बताओ आपके जानकारी के लिए, म्यूचुअल फंड में एनएवी एक ही बार डिक्लेयर होता है दिन में, राइट ना सर? दिन में एक बार डिक्लेयर होता है,
हम मोबाइल 3 बार देखते हैं, बस 3 बार देखने से वो अमाउंट बढ़ेगा भी नहीं, कम भी नहीं होगा। जो एक दिन में आया है ना, उसके ऊपर ही वो हो सकता है। तो ये जो मीटिंग का इंपॉर्टेंस लेसन क्या था, नॉइज बहुत होगा, पेपर में आएगा, आजू बाजू वाला बोलेगा, नॉइज बहुत होगा। बेसिकली क्या होता है ना, हम मतलब नॉइज के ऊपर से अच्छा याद है, हम मेन लोग ज्यादा इगोस्टिक रहते हैं। जैसे घर में जाते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि बीवी ने पानी का ग्लास लाके देना चाहिए, अगर एक दिन नहीं देते तो ऐसा कर हटे जैसे तो बाहर से काम से पानी का ग्लास नहीं कितना है, अरे भाई ऐसा है तो घर के बाहर नल लगा, घर में आते समय पानी पियो, घर में आके बैठ, तू अकेला नहीं काम करे, तेरी बीवी भी काम करे, तेरे से ज्यादा कर रही है कि नहीं, फैक्ट है यार। लेकिन वो सोचता है, अच्छा उसके बाद क्या करेगा, फ्रेश होगा, बरमूडा डालेगा, रिमोट लेगा, देश में ये चल रहा है, देश में वो चल रहा है, मोदी तो ना क्या है समझ में आए, तेरे घर में देखना क्या चल रहा है। कहने का मतलब क्या है, देश की चिंता, खुद की चिंता नहीं। तो इसका असर रिलेशन के ऊपर भी पड़ता है और अनजाने में आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी पड़ता है। तो इसके लिए ये जो मोबाइल ऐप है ना, ये आपको हेल्प नहीं करेगा, खाली दिखाएगा वैल्यू। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट प्लान में जाते हैं क्यों, ज्यादा रिटर्न मिलेगा। बस जिसके पास 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, वो आपको क्या लगता है 2-3 टका ज्यादा बना के नहीं देगा क्या आपको, बराबर की गलत है सर। तो उसी तरह कंसिस्टेंट विद कंसल्टेंट, विच शॉर्ट टर्म में देखना है और ये करना है, आपका जो भी कंसल्टेंट है तो उनके साथ लगे रहो, पैसा बनेगा, जरूर बनेगा। अगर इसके बाद आपके मन में कोई सवाल जब हो तो हम सवाल जवाब का भी ये रखेंगे, बराबर है, या फिर कुछ बातें समझ में नहीं आई उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो मुझे लगता है सर ऑलमोस्ट आई कंप्लीटेड माय 1 आवर। ओके, थैंक यू।